that note, we are ready to have a discussion about how did India fought with this global pandemic in AMI discussions hosted by Dipali. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली गौतम आपका स्वागत करती हूँ एमए डिस्कशन। आज हम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं अतुल, सुधांशु, शिवानी और श्रेया। आज का हमारा जो विषय है वो है ग्लोबल पैंडेमिक कोविड एंड इंडिया। जो सबसे पहला सवाल होगा वो यह होगा कि इस ग्लोबल पैंडेमिक ने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को कितना ज्यादा अफेक्ट किया। हम सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे सुधांशु से। धन्यवाद दीपाली, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की और अपनी बात को कहने का मौका देने के लिए। इससे पहले कि आपके सवाल के बिंदुओं पे आऊं, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं वो स्वस्थ होंगे, उनके परिजन स्वस्थ होंगे, वो कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का हिस्सा भी बन रहे होंगे। तो आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा कि कोई भी महामारी किसी को बता के नहीं आती है। कोई भी देश हो, चाहे वो कितना भी सशक्त क्यों ना हो, इसके लिए तैयार नहीं होता है। और बात अगर भारत की करे तो इसकी आबादी को देखते हुए हम बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं। अब आपके सवाल पे आते हैं कि इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ा है। सवाल का जवाब खुद सवाल में ही है। हमारी जो इकोनॉमी होती है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होती है और आपने देखा कि कैसे इस कोविड के दौरान पूरे विश्व में एक लॉकडाउन की स्थिति थी, सारे कल कारखाने बंद थे, बाजार बंद थे। तो कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ा है, पूरे विश्व की इकोनॉमी पे पड़ा है। और आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि चीजें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, काफी हद तक सुधर रही हैं, तो आने वाले समय में हम एक बेहतर विश्व की इकोनॉमी की कल्पना कर सकते हैं। और अगर बात भारत की करें तो कई वैश्विक संगठनों ने भी ये आशंका जताई है, संभावना जताई है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी और बेहतर तरीके से उभरेगी। धन्यवाद अतुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या इस पर अग्री करते हैं, जैसा सुधांशु ने कहा कि हम आगे वाले समय में और बेहतर कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? जी, मैं भी एग्री करता हूं कि जैसे ही कोरोना हमारे देश में आया वैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि लॉकडाउन करवा दी। लॉकडाउन होने से सभी लोग अपने देश में अपने घरों में बंद हो गए, जिसके वजह से हमारे डिमांड कम हो गए। डिमांड कम हो गया तो सप्लाई कम हो गया। सप्लाई अगर आप देखें, डिमांड और सप्लाई कम होता है तो हमारा इकोनॉमी अपने आप वैसे ही कम हो जाता है। और आप देखेंगे कि विदेशी कंपनी जो हमारे देश में निवेश करती है, जैसे एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे देश में, जैसे आप देखेंगे दिल्ली जैसे राज्यों में, जैसे मुंबई जैसे राज्यों में निवेश करती है, उनका भी वो अपने कंपनी को वापस ले चुके हैं। हमारा निवेश कम हो चुका है, जिसके वजह से लाखों की संख्या में जॉब लॉस हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग वैसे ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। इसी वजह से अगर आप नेक्स्ट प्लान बताए, अगर गवर्नमेंट हमारे नेक्स्ट प्लान को फोकस करे, हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट को एक प्लान बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे कि हमारा इकोनॉमी बढ़े। जॉब क्रिएट होगा तो डिमांड बढ़ेगा, उसी से सप्लाई बढ़ जाएगा। हमारा देश की एग्रीकल्चर बेस्ड कहा जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसी के रिलेटेड कुछ और सेक्टर है जिसमें आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान एक स्पाइक है। बाकी गवर्नमेंट को फैसला लेना है कि हमारी इकोनॉमी कैसे रिवाइव करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी अभी पॉजिटिव जा रही है, तो मेरा बस यही कहना है। धन्यवाद अतुल। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके बहुत ज्यादा अफेक्ट जो है एजुकेशन सेक्टर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस कोविड महामारी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। श्रेया। दीपाली, आपने बात की है एजुकेशन सिस्टम की, तो ये तो हम सब जानते हैं कि कोविड ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कितना ज्यादा प्रभावित किया है। सभी चीजें ऑनलाइन देख, जैसे कि हमारे क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू हुए। और अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन क्लासेस की, तो अगर हम इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमारी काफी टाइम और एनर्जी सेव होती है। फॉर जैसे कि हमारा पहले ट्रैवलिंग में काफी टाइम वेस्ट होता था और कई बार अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए तो और ज्यादा ही वेस्ट होता था। तो अब ये चीज काफी कम हुई है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। They can do something productive. They can utilize this time. They can learn something, learn some new skills. They can enhance their skills and can grow more. Or which is also very beneficial for
students and teachers. और मैं अगर बात करूं तो एक ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है डिस्टेंस लर्निंग का, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है उन बच्चों के लिए जो दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री में जाकर नहीं पढ़ पाते थे। कोई भी रीजन हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठे अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई ऐसा ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया है, ना ही स्टूडेंट्स के लिए। And the third thing which I like about this online classes is that I like the online classes that somehow we have got a comfortable environment. कहीं ना कहीं हमें एक comfortable environment मिली है जिससे कि हम अपनी comfort zone में रह के अपनी compatibility के अनुसार चीजों को पढ़ सकते हैं, अच्छे से grasp कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया है, कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, आप चीजों को रिवाइंड करके पढ़ सकते हो। तो और सबसे अच्छी चीज ये रही कि लोगों में एक सेल्फ डिसिप्लिन इनबिल्ट हुआ है which is going to be very beneficial for our society in future. Thank you so much, Shreya. Shivani, there were certain points that Shreya mentioned, like distance learning, self-discipline, compatibility. So do you agree with the same? Dipali, जहाँ तक मेरा कहना है, I would totally contradict her statements and I will explain it point by point. तो सबसे पहले इन्होंने बात की है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की। तो श्रेया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एनवायरनमेंट उनके लिए कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया? बिकॉज कुछ समय बाद बच्चों ने पढ़ाई को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया एंड जैसा कि पहले ऑनलाइन मोड को एज अ फन लर्निंग मोड इंट्रोड्यूस किया गया था, बट एवरीथिंग हैज अ सर्टेन लिमिट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इवन द ऑनलाइन क्लासेस वर मोनोटोनस और बच्चे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे थे, उनका अटेंशन बढ़ रहा था because sitting in front of a mobile phone for straight 6 to 8 hours it's really not possible for them. और जैसे कि इन्होंने दूसरी बात करी है डिस्टेंस लर्निंग की, तो श्रेया मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस लर्निंग इज टोटली बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो वी नीड स्मार्टफोन। वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट हमारे पास स्मार्टफोन है, पर अभी भी इंडिया में काफी रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को स्मार्टफोन के बारे में भी नहीं पता है, उनके बारे में अभी भी स्मार्टफोन उनके लिए एक सपना है। तो और दूसरी चीज है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हम अभी भी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 4G स्पीड के नाम पे हम अभी भी 2G ही यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। और तीसरी बात इन्होंने कही थी कंपैटिबिलिटी की। तो देखिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगी। देयर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड अ टीनेजर, they have that much sensibility that they can understand what's good for them and what's not. अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर हैम्पर होगा। But take an example of a 5th standard student or a 4th standard student. क्या उनमें इतनी सेंसिबिलिटी है कि वो इन चीजों में डिफर कर पाए? वो उनके लिए ऑनलाइन मोड कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड बन गया जहाँ पे उन्हें घर बैठ के केवल अटेंडेंस मिलता था, इससे ज्यादा उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था। एग्जाम देना वो भूल गए क्योंकि MCQ एग्जाम्स होते थे ऑनलाइन होके। So in this particular age, a student doesn't need compatibility. He needs discipline, and discipline can only be served through physical mode of learning. मेरा ये मानना, और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट खुद का भी ऐड करना चाहूंगी। इस पैंडेमिक में जितनी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं वे तो ऑनलाइन मोड को बहुत जल्दी कर लिए, अपना लिए, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे वो बंद हो गए, जिसके कारण बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो केवल मिड डे मील के लिए स्कूल जाया करते थे, एक दिन का पौष्टिक आहार उन्हें मिला करता था। पर इस पैंडेमिक के कारण वो उनसे भी वंचित रह गए और उसके कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में जॉब्स पकड़ने पड़ गए अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम करनी पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद शिवानी। सुधांशु हमसे कुछ कहना चाहते हैं? जी सुधांशु। जी बिल्कुल, जैसा हमारे पैनलिस्ट साथी शिवानी ने कहा कि मैं उस बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी भी हमारे देश के ऐसे सुदूर कोने हैं जहाँ बच्चे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। तो मैं इनको बता दूं कि सरकार ने उन बच्चों के लिए एक प्रयास किया कि उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो, तो दूरदर्शन के माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी रखी गई। जहां तक आपने मिड डे मील की बात की गई कही है उसके ऊपर भी आते हैं। देखिए सरकार ने उन लोगों के लिए भी जहां मुफ्त अनाज की घोषणा की थी और बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसके लिए भी आंगनबाड़ी केंद्रों से जो सारी सुविधाएं उन्हें पहले मिल रही थी वो घर घर जाकर पहुंचाई जा रही थी। तो इन प्रयासों की भी सराहनीय होनी चाहिए थी। देखिए सुधांशु, I appreciate that initiative, but taking an initiative and spreading that initiative to the needy
ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सुधांशु और शिवानी। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम और आगे अच्छा करेंगे, जैसा कि हम कोरोना पैंडेमिक को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस चर्चा को जो समाप्त करने का मेरा आखिरी सवाल होगा वो यह होगा कि जैसा कि हम 2021 साल खत्म होने जा रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, 100 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक लोगों को लग चुका है। तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 खत्म होने तक हम कोरोना पर जीत हासिल कर पाएंगे? शिवानी। देखिए दीपाली, बात कुछ ऐसी है कि pandemics do not die, they just fade away with time, and that's likely what's going to happen to COVID-19 in 2022. छोटी मोटी लहरें बीच बीच में आती रहेंगी, मेनली उन शहरों में और देशों में जहां अभी भी काफी लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और जैसा कि हमें काफी आर्टिकल द्वारा पता भी चला है कि अभी भी एक नई तीसरी लहर आने की संभावना है, और इसमें एक नए डेल्टा वेरिएंट की भी चर्चा हो रही है जो शायद आम कोविड से दुगनी तेजी में फैलने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मद्देनजर रखते हुए भूलना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट द्वारा सुझाए सभी गाइडलाइंस को हमें अभी भी फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीन केवल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। किसी वैक्सीन ने ये दावा नहीं किया है कि वो आपको 100% कोविड से बचा ही दे। तो देयर कैन बी न्यू वेरिएंट आल्सो दैट माइट बी केपेबल ऑफ आउटफ्लैंकिंग द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीन। तो आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर ओन हैंड्स, फॉलो द गाइडलाइंस, and rest is up to the future, that is totally unpredictable. Thank you शिवानी। जैसा कि शिवानी ने कहा कि आपकी जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में नहीं है, तो प्रिकॉशंस लेकर। श्रेया। जी दीपाली, आपने जो प्रश्न किया है कि क्या इस साल के अंदर कोविड खत्म हो जाएगा, तो अभी मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है, काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड के तीसरे लहर के आने की संभावना है। और अगर मैं लोगों की बात करूं तो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड टेक इनिशिएटिव ऑफ वेयरिंग मास्क, taking vaccines and maintaining the social distancing, but somehow people are ignoring this. अभी मैं आपको एक हाल ही का एग्जांपल देना चाहूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग हजारों लाखों की तादाद में घाटों पर इकट्ठा हुए, पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी। तो अगर लोग ऐसे ही लापरवाही कंटिन्यू करेंगे और यही चीज रहेगा तो फिर कुछ भी कहना काफी मुश्किल हो जाता है और कोविड के आने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। धन्यवाद श्रेया, बिल्कुल सही कहा आपने। अतुल, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि कोरोना इस साल खत्म होगा या नहीं होगा, ये टोटली बेस्ड होता है कि हमारा एटीट्यूड कोरोना की तरफ कैसा है। अगर त्योहारों की तरफ देखा जाए तो त्योहारों में हम भूल जाते हैं कि कोरोना एक वायरस है, कोरोना काल जिसने आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव में कितनी तबाही मचा दी थी। ये टोटली बेस्ड है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगर आप कोविड और पोलियो को रिलेट करेंगे तो पोलियो भी पहले लोग सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब कैंपेन पोलियो का बढ़ा तो आप देख सकते हैं कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ जो 2014 में कंप्लीट हुआ, जिससे पोलियो की कम केस आने लगी। ये टोटली बेस्ड है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होता है। कुछ हफ्ते पहले हमारे देश ने 115 करोड़ वैक्सीन वैसे भी लोगों को दे चुका है। अगर हमारे देशवासी वैक्सीन लेने जाए तो मुझे लगता है कि 2021 या 2022 से पहले तक हमको लगता है कि हमारा देश कोरोना से भी मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल। हमारी उम्मीद अभी भी जारी है और हम जरूर चाहेंगे कि 2022 से पहले हम कोविड को टैकल कर पाए। सुधांशु, बढ़ते हैं आपकी तरफ। जी बिल्कुल, आपके सवाल पे आते हैं कि क्या 2021 के अंत तक हम इस महामारी से उबर सकते हैं। देखिए, अभी ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। अब बाकी के साथियों ने जिस तरीके से कहा कि हमने काफी हद तक इसके ऊपर काबू किया है वैक्सीनेशन के थ्रू या कोविड नियमों का पालन करके। देखिए, हमारे साथी ने श्रेया ने एक बात कही कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। देखिए, सिर्फ सरकार के प्रयासों से हम इस महामारी से उबर नहीं सकते हैं, हमें सामाजिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे भी इसके लिए प्रयास करने होंगे। हमें खुद ये समझना होगा कि अगर फिर से वो स्थिति आती है, हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि श्रेया ने कहा त्योहारों की बात की, त्योहारों में बिल्कुल जिस तरीके से भीड़ देखने को आपको मिल रही थी, बाजारों में जो भीड़ आज आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोग ये भूल चुके हैं कि कोरोना महामारी जैसी कोई चीज भी थी और न मास्क लगा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग को वो फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निभाएं,
तमाम नियमों का पालन करे, टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी इस टीका को लेने से डर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो जाकर इस अभियान का हिस्सा बने। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बिल्कुल आने वाले समय में बहुत जल्द हम ये संभावना कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे और इस बीमारी से बाहर निकलेंगे और एक बेहतर देश और विश्व की कल्पना करेंगे। धन्यवाद सुधांशु। तो जैसा कि आप सभी ने सुना हमारे पैनलिस्ट से कि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करें। मैं अपने पैनलिस्ट सुधांशु, अतुल, श्रेया और शिवानी का धन्यवाद करना चाहूंगी।